एक युवक गलती से दूसरी दुनिया में समन हो जाता है, लेकिन वो अपनी ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस नहीं जा सकता। हालांकि बदले में उसे इनक्रेडिबल स्किल्स मिलती है और वह नई वर्ल्ड में रहने का डिसीजन लेता है। इस सब का पता लगाने के लिए अंत तक रुकता है। एपिसोड एक कैरेक्टर की सोल के साथ शुरू होता है। टकुमी नाम का व्यक्ति अचानक लाइट से घिर जाता है और नोलन नाम की एक सॉर्सरेस उससे कम्युनिकेट करती है। वो किसी को भी किसी भी प्लेस पर समन कर सकती है। वो टकुमी को बताती है कि उसे गलती से माइल्ड गार्ड के लिए बुलाया गया। ऐसा लगता है कि जिस स्पेल का एम था अन्य लोगों को बुलाने का, उसने टकुमी को भी रैंडमली समन कर लिया। टकुमी कंफ्यूजन में उससे एक्सप्लेन करने के लिए कहता है। नोलन बताती है कि उसका इंटेंशन मल्टीपल वर्ल्ड्स से लोगों को बुलाने का था, लेकिन टकुमी भी समन हो गया। वो ये भी बताती है कि जो स्पेल उसने यूज किया था वो डेंजरस है, क्योंकि इस वर्ल्ड के लॉज और अर्थ के लॉज बहुत अलग है। टकुमी पूछता है कि जिन बाकी लोगों को समन किया गया वे यहां सेफ है या नहीं। नोलन एक्सप्लेन करती है कि असल में वे स्पेल का प्राइमरी टारगेट नहीं थे। स्पेल का उद्देश्य था लोगों को सेक्रेड सिडोनिया एम्पायर में सिक्योरली समन करना। टकुमी समझ जाता है कि ये एक मिस्टेक थी और वह उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे वापस उसी प्लेस भेज दे जहां से वो आया था। नोलन डर जाती है और एक्सप्लेन करती है कि वो दोबारा स्पेल यूज नहीं कर सकती, और इसके अलावा टकुमी का फिजिकल बॉडी अब अर्थ पर नहीं है। टकुमी परेशान हो जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि अब उसे क्या करना चाहिए। नोलन उसे बताती है कि उसे माइल्ड गार्ड के रेजिडेंट के रूप में एक नया जीवन जीना होगा। टकुमी सिडोनिया जाने का सुझाव देता है, लेकिन नोलन इनकार करते हुए कहती है कि सिडोनिया कई प्रॉब्लम से भरा हुआ है। वो टकुमी को अपनी गलती की भरपाई के लिए एक मैजिकल ऑल्टरनेट वर्ल्ड में भेजने का ऑफर करती है, जो वीडियो गेम्स और एनीम जैसी दुनिया है। टकुमी पूछता है कि क्या वहां मॉन्स्टर्स और ड्रैगन्स होंगे। नोलन अफर्म करती है कि ये सब वहां पॉसिबल है। वो टकुमी की बैकग्राउंड चेक करती है और देखती है कि वो अर्थ पर एक डेस्क वर्कर था, इसलिए वो उसे हीरो और वॉरियर बनाने का निर्णय लेती है। वो उसे स्वॉर्ड्समैनशिप, मैजिक और कई यूनिक स्किल्स देती है। उसे बताती है कि स्किल्स का सही यूज करके वो एक प्रोफेशनल करियर परस्यू कर सकता है। फाइनली उनकी कॉन्वर्सेशन खत्म होती है और नोलन उसे एसगर्ड कॉन्टिनेंट पर टेलीपोर्ट कर देती है। टकुमी वहां अनकॉन्शियस हो जाता है। जब वो जागता है तो लेक के पास जाकर अपना रिफ्लेक्शन देखकर अमेज हो जाता है। वो डिसाइड करता है कि पास्ट को भूलकर नई जर्नी शुरू करेगा। वो अपनी स्किल स्क्रीन चेक करता है और उन्हें टेस्ट करने का निर्णय लेता है। टकुमी मैजिक स्किल्स जैसे वाटर मैजिक और स्टोन मैजिक को यूज करता है। एक्साइटमेंट के साथ वो जंगल एक्सप्लोर करने निकलता है। जर्नी के दौरान वो हाई क्वालिटी मैजिकल वुड डिस्कवर करता है जिसे क्राफ्टिंग में यूज किया जा सकता है। वो अपने ब्लैकस्मिथ स्किल्स से एक स्पीयर बनाता है और सोचता है कि ऐसी रिसोर्सेज यहाँ अवेलेबल है तो फ्यूचर कैसा होगा। फिर वो फॉरेस्ट में आगे बढ़ता है और एक लड़की की स्क्रीम सुनता है। लड़की उसके पीछे छिप जाती है क्योंकि एक जायंट रैबिट उसका पीछा कर रहा है। टकुमी डरते हुए भी साहस जुटाकर उस रैबिट को मार देता है। लड़की अपना इंट्रोडक्शन मॉली के रूप में देती है। वो टकुमी को अपने विलेज बॉड विलेज ले जाने का अनुरोध करती है। टकुमी एग्रीज करता है। इसके बाद स्टोरी सेक्रेड सिडोनिया एम्पायर में 3 अन्य लोगों की ओर शिफ्ट हो जाती है। वे खुद को एक पैलेस में पाते हैं जहां क्वीन एलिजाबेथ उनका स्वागत करती है और उन्हें हीरोज के रूप में इंट्रोड्यूस करती है। क्वीन एक्सप्लेन करती है कि उन्हें इस दुनिया को सेव करने के लिए समन किया गया है। तीनों कंफ्यूज्ड और शॉक्ड है। अपडेटेड स्क्रिप्ट उन्हें बताती है कि वो अगले चरण में सब कुछ एक्सप्लेन करेगी। वो खुद को सिडोनिया के सेक्रेड एम्पायर की पहली क्वीन एलिजाबेथ के रूप में इंट्रोड्यूस करती है। इस बीच टकुमी मॉली के पास पहुंचता है, घर जहां उसका फैमिली उसे बचाने के लिए धन्यवाद देता है। वे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। मॉली के फादर बंगा एक हंटर है और उसकी मदर मार्था उनकी वाइफ है। टकुमी पूछता है कि क्या वो कुछ समय के लिए विलेज में रह सकता है, और बंगा इस बात पर अग्री करते हुए कहता है कि जमीन खाना पकाने के लिए मटेरियल से रिच है, दवाइयों और रॉ मटेरियल्स का नियरबाई सोर्स है।
ये एरिया क्राफ्ट्समैन के लिए स्वर्ग है। उस समय बुबन आता है और बंगा उसे एक ब्लैकस्मिथ के रूप में इंट्रोड्यूस करता है, जो रॉ मटेरियल्स के माइनिंग के बारे में बहुत कुछ जानता है। टकुमी को वहां रहने की अनुमति मिलती है और वह उनका धन्यवाद करता है। वे उसे इन्फॉर्म करते हैं कि विलेज में कोई इन अवेलेबल नहीं है, इसलिए वे उसके लिए यहाँ एक छोटा हाउस बनाएंगे। बंगा टकुमी से लिमिटेड स्पेस के लिए सॉरी बोलते हुए कहता है कि उनके पास बस इतना ही है। वो सजेस्ट करता है कि सभी मिलकर काम करें ताकि जमीन लेवल हो सके। टकुमी अपने मैजिक का यूज करके घर का निर्माण शुरू करता है, लेकिन वो थक जाता है क्योंकि उसने अपनी एनर्जी का अधिक यूज कर लिया। बंगा उसके पास आता है और कहता है कि चलो नेक्स्ट स्टेप्स पर मूव करते हैं। टकुमी खुश होता है और कहता है कि उसका नया लाइफ शुरू हो गया है। अपने वुडवर्किंग, ब्लैकस्मिथिंग और कारपेंट्री स्किल्स के लिए थैंक्स कहता है, क्योंकि वो कुछ फर्नीचर बनाने में सक्सेसफुल होता है। वो कहता है कि उसके पास आयरन, सिल्वर और कॉपर ऑर्स है, जिन्हें उसने बुबन के साथ माइन किया था। अब वो उन्हें स्मेल्टिंग करके इंगट्स में ट्रांसफॉर्म करेगा। हालांकि एक बड़ी फर्नेस की जरूरत है, ये एक फैंसी वर्ल्ड है जहां वो एल्केमी ट्राई करने का डिसीजन लेता है। एल्केमी में 5 टेक्निक्स होती हैं: डीकॉम्पोजिशन, एक्सट्रैक्शन, ग्राइंडिंग, कंस्ट्रक्शन और रिकॉम्बिनेशन। टकुमी आयरन को एक्सट्रैक्ट करता है और उसे आयरन इंगॉट में बदल देता है। वो सोचता है कि इसे रिफाइन करता रहूंगा। आयरन और कॉपर से वो कई चीजें बनाना चाहता है। मॉली टकुमी को ग्राउंड पर सराउंडेड पाता है। टकुमी एक्सप्लेन करता है कि वो बहुत एक्साइटेड हो गया था और ज्यादा मना का यूज कर लिया। मार्था उसे पुश करने के लिए डांटती है। टकुमी आयरन, सिल्वर, कॉपर, मैजिकल आयरन और थोड़ी मात्रा में गोल्ड, लीड, टंगस्टन और टिन एक्सट्रैक्ट करने में कामयाब रहता है। वो किचन टूल्स और अदर आइटम्स बनाने में सक्सेसफुल होता है। उसकी एल्केमी स्किल्स का लेवल भी बढ़ जाता है। बाद में टकुमी को वेपन्स बनाना सीखते हुए दिखाया जाता है। वो कहता है कि ये बेस्ट पीस है और शीट बनते ही कंप्लीट हो जाएगा। फिर वो बांगा के पास जाकर पूछता है कि क्या नेसेसरी मटेरियल्स मिल पाए। बांगा ने रिप्लाई किया कि वे बेसिक मटेरियल्स हैं। टकुमी कहता है कि वो खुद से पोशन बनाने की सोच रहा है। बांगा अग्री करता है और कहता है कि आप अपना स्टॉक मुझे सेल कर सकते हैं। टकुमी जड़ी बूटियों को मिक्स करके एक्सपेरिमेंट करता है और सोचता है कि उसे पोशन के ज्यादा रेसिपीज सीखने होंगे। जंगल में टकुमी हर्ब्स खाता है, लेकिन वो टायर्ड होकर प्यूरिफिकेशन मैजिक का यूज करना सीख जाता है। अचानक एक मॉन्स्टर आता है। टकुमी स्कैर्ड हो जाता है, लेकिन मैजिक यूज करके मॉन्स्टर को डिफीट करता है और एक स्पाइडर को बचाकर उसे टेम कर लेता है। विलेज वाले इस बात से अमेज्ड होते हैं कि टकुमी ने मॉन्स्टर को हरा दिया। बांगा कहता है कि मॉन्स्टर के मटेरियल्स का यूज लेदर आर्मोर और टूल्स बनाने के लिए किया जा सकता है। विलेज में टकुमी की वजह से उत्साह बढ़ गया है। हालांकि वो हमेशा ऐसे छोटे से गांव में रहने वाला व्यक्ति नहीं है। जबकि दृश्य लोना पर आता है, जो ताकुमी के बारे में खुश है। उसका दोस्त उससे कहता है कि उसने उसे एक विशेष शरीर दिया है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे 1 साल पहले पास्ट में भेज दिया गया था, इससे पहले कि सिडोनिया के होली एम्पायर ने उनके सम्मन मंत्र का परफॉर्मेंस किया था। एपिसोड एंड्स। आगामी एपिसोड के लिए स्टे ट्यून्ड। नैरेटर कहता है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। आज का एपिसोड ताकुमी के अपने स्पाइडर फ्रेंड मेपल पर गुस्सा होने से बिगिंस, क्योंकि उसने सोते समय उसे पूरी तरह से ककून में लपेट दिया था। उसने अपोलोजाइज किया और बताया कि वो जांच रही थी कि उसका सिल्क कितना मजबूत है। इस बीच ताकुमी औषधि बनाने और अन्य प्रोजेक्ट्स पर काम करने में बिजी है। मेपल थोड़ा निग्लेक्टेड महसूस करती है। वो अपोलोजाइजेस करता है और उसके साथ खेलने का प्रॉमिस करता है। वो इतनी खुश हो जाती है कि हैप्पीली डांसेस। तभी उनके फ्रेंड कुछ फूड के साथ आता है। वो उन्हें खेलते हुए देखती है और पूरी तरह से सरप्राइज हो जाती है, ये सोचकर कि कुछ और हो रहा है। जब उसे पता चलता है कि क्या हो रहा है, तो वो कुछ सिल्क उठाती है और कहती है, वाह, ये मकड़ी का रेशम अमेजिंग है।
वो इससे क्लोथ्स बनाने का डिसीजन करती है। परिणाम आश्चर्यजनक है। सिल्क इतना लक्सुरियस है कि केवल नोबल्स ही इसे पहन सकते हैं। वो ताकुमी से पूछती है कि क्या वो सिल्क को और भी फ्लेक्सिबल बना सकता है। ताकुमी बाद में मदद करने के लिए एग्रीज करता है। ताकुमी ने देखा कि मेपल अच्छा समय बिता रही है, इसलिए उसने खुद को बिजी रखने का डिसीजन किया। वो कीमिया का अध्ययन करने के लिए सिटी जाता है, लेकिन उसे यकीन नहीं होता कि गांव वालों को अपने जाने के बारे में कैसे एक्सप्लेन करे। लगभग 1 महीने तक उनके साथ रहने के बाद हम देखते हैं कि ताकुमी लोहार के पास जाता है, जिसने उसके लिए आयरन और स्टील से बनी पोशाक तैयार की है। जूते इतने मजबूत हैं कि वे उसमें से लगभग कुछ भी सर्वाइव कर सकते हैं। बैंजो ताकुमी को सजेस्ट करता है कि यदि वो रियल मनी बनाना चाहता है तो उसे सिटी जाना चाहिए। वहां अधिक डिमांड है और वो ढेर सारा सामान बेचकर बहुत सारा पैसा कमा सकता है। ताकुमी को यात्रा व्यय के बारे में चिंता करने की नीड नहीं है। बोल्टन से एक मर्चेंट अगले सप्ताह आ रहा है। उन्होंने ताकुमी के लिए व्यापारी की गाड़ी में राइड की अरेंजमेंट की है। ताकुमी बहुत खुश है और उनकी काइंडनेस के लिए उन्हें धन्यवाद देता है। लेटर हम मार्था को बैंजो के शिकार में से खरगोश की आंतें होल्डिंग हुए देखते हैं। ताकुमी आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है कि उन्हें बीमारियों या पैरासाइट से बचने के लिए अच्छी तरह से धोना होगा। दुर्भाग्य से उनके पास नींबू या कोई क्लीनिंग सप्लाईज नहीं है, इसलिए उन्हें फेंकना होगा। हाउएवर, ताकुमी अपनी रासायनिक क्षमता का उपयोग करके इसके बजाय ट्रीट्स करता है। मार्था बहुत आभारी है, लेकिन ताकुमी को चेतावनी देती है कि वो अपनी शक्तियों का खुले तौर पर उपयोग न करे। अगर आप फ्री में काम करते हैं तो लोग गुस्सा हो जाएंगे और आपके पीछे भी पड़ सकते हैं। आगामी जर्नी के लिए ताकुमी पूरे 1 सप्ताह नए आइटम्स तैयार करने में स्पेंड करता है। उन्होंने गांव के चारों ओर एक बड़ी दीवार और एक पानी का पंप भी बनाया। गांव वाले साफ पानी तक मुफ्त पहुंच एंजॉय कर सकते हैं। बिफोर लीविंग, ताकुमी बैंजो को एक विशेष बॉटल देता है और कहता है कि मैंने इनमें से 100 बोतलें आपके घर भेजी है। व्यापारी चौंक गया और पूछा कि ये औषधि क्या है। ताकुमी ने समझाया कि ये एक प्राथमिक उपचार औषधि है। गांव वाले ताकुमी को वार्म फेवल देते हैं। मार्था ताकुमी को एक सुंदर क्लोक देती है। ताकुमी बाबिक और उनके ग्रुप के साथ दुखी महसूस करते हुए गांव छोड़ देता है। ऑन द वे, बाबिक ताकुमी से बात करता है और उसे बताता है कि गांव वाले उससे कितना प्यार करते हैं। साहसी लोगों का समूह जो उनके साथ यात्रा कर रहे हैं खुद को इंट्रोड्यूस करता है। वे लायन फैंग नामक एक सीरैंग टीम है। लेटर टीम का एक सदस्य ताकुमी के बैग में रुचि शोच करता है। ताकुमी कामली बताता है कि उसमें एक हत्यारा मकड़ी है। हर कोई शॉक्ड है कि उसने इस तरह के प्राणी को वश में कर लिया है। मीनवाइल, बाबिक ताकुमी से उसके औषधियों के बारे में पूछता है। जैसे ही वे बात कर रहे होते हैं, उन्हें पास में कुछ महसूस होता है। बाबिक गाड़ी स्टॉप्स और वे खुद को तैयार करते हैं। घिरा हुआ पाते हैं गॉब्लिन्स के एक ग्रुप द्वारा अटैक किए जाने के बाद। साहसी लोग तुरंत एक्शन में जुट जाते हैं और टकुमी से वही रहने के लिए कहते हैं। वे गॉब्लिन्स का काम जल्दी से पूरा करते हैं। अपनी यात्रा जारी रखने से पहले अपने मैजिकल स्टोन्स को इकट्ठा करते हैं। जब वे आखिरकार बारकोला की राजधानी बोल्टन पहुंचते हैं तो टकुमी बड़े सिटी की हर चीज से हैरान हो जाता है। ये उसकी है। ऐसी जगह की पहली यात्रा में वह लायन फैंग के साथ एडवेंचर गिल्ड में जाता है, जहां वे अपने मिशन की सफलता की रिपोर्ट करते हैं। टकुमी शहर में रहने के लिए खुद को गिल्ड में रजिस्टर करने का फैसला करता है और यहां तक कि अपने स्पाइडर मेपल को अपने पेट के रूप में रजिस्टर करता है। इसके बाद वो गार्डियन की ओर जाता है। एल्केमिस्ट गिल्ड को बस ये पता लगाने के लिए कि बोल्टन में एक भी नहीं है। इसके बजाय ज्यादातर लोग आइडेंटिटी पर्पसेस के लिए एडवेंचर गिल्ड का यूज करते हैं। वह सबसे लो रैंक पर रहने का फैसला करता है क्योंकि उसे अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए बस एक सिंपल मिशन को 1 महीने में कंप्लीट करने की जरूरत होती है। उसके बाद टकुमी का विजिट होता है। बॉब के ऑफिस में बोबा की कंपनी टकुमी ने उन मेडिसिन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जिनका उसने वादा किया था। उनकी हाई क्वालिटी और इफेक्टिवनेस के साथ बोबक को सरप्राइज कर दिया। बोबक पूरी तरह से इम्प्रेस्ड है और फ्यूचर में टकुमी के साथ काम करने के वेज प्लान करना शुरू कर देता है। फिर बोबक टकुमी से हर ट्रीटमेंट और एंड्योरेंस मेडिसिन के लिए 10 सिल्वर कॉइन्स और हर माइंड मेडिसिन के लिए
50 सिल्वर कॉइन्स की कीमत के बारे में पूछता है। टकुमी जल्दी से अपने माइंड में कैलकुलेशन करता है और महसूस करता है कि वो फॉर्चून बना सकता है। वो पॉसिबल इनकम से सरप्राइज्ड है, लेकिन बोबक माफी मांगते हुए बताता है कि प्राइसेस कम है क्योंकि टकुमी ने अभी तक अपनी रेपुटेशन नहीं बनाई है। टकुमी ये सोचने से खुद को नहीं रोक पाता कि बोबक उसकी इतनी मदद क्यों कर रहा है। क्या उसका कोई हिडन मोटिव है? हालांकि बोबक नहीं करता। ऐसा नहीं लगता कि वो दूसरों को धोखा देने वाला है। बोबक कॉन्वर्सेशन को टकुमी के रहने की अरेंजमेंट की ओर मोड़ देता है। वो सजेस्ट करता है कि अगर टकुमी एक क्राफ्टर के रूप में काम करना चाहता है तो उसे एक वर्कशॉप वाले हाउस में रहना चाहिए। टकुमी ने ये कहते हुए मना कर दिया कि वो अभी अभी सिटी में आया है और उसे ये पसंद नहीं है। टकुमी के पास हाउस खरीदने के लिए सेविंग्स नहीं है। बोबक फिर एक और सॉल्यूशन सजेस्ट करता है। एक जगह किराए पर लेता है। वो टकुमी को एश्योरेंस देता है कि उसकी कंपनी एक सूटेबल हाउस की रेकमेंडेशन कर सकती है। बोबक अपने असिस्टेंट थॉमस को बुलाता है और उससे पूछता है टकुमी को उस हाउस में ले जाने के लिए जिसके बारे में उन्होंने पहले डिस्कस किया था। जब वे पहुंचे तो टकुमी हाउस की ब्यूटी से अमेज था। ये विशाल, फंक्शनल और उसकी नीड्स के लिए एकदम परफेक्ट था। टकुमी विश्वास नहीं कर सकता कि ऐसी जगह उसे दी जा रही है। थॉमस ने टकुमी को बताया कि रेंट एक गोल्ड कॉइन और 50 सिल्वर कॉइन्स प्रति मंथ। टकुमी खुद से सोचता है कि ये इतना सस्ता है कि ऐसा लगता है कि मैं स्टोरेज रूम को एक वर्कशॉप के रूप में भी यूज कर सकता हूं। मैं पोशन डील से जो पैसा कमाऊंगा उससे मैं आसानी से रेंट कवर कर सकूंगा। मेपल टकुमी कहते हैं कि ये हमारा न्यू हाउस है। थॉमस उनसे पूछते हैं कि क्या उन्हें यह हाउस पसंद है। टकुमी जवाब देते हैं कि ये ब्यूटीफुल है, मैं इसे ले लूंगा। थॉमस उन्हें एश्योरेंस देते हैं कि सब कुछ ऑर्गेनाइज कर दिया जाएगा ताकि वह जाने से पहले कल ही इसमें आ सकें। टकुमी एक सवाल पूछते हैं जो उनके माइंड में था जब से वो सिटी में आया है। थॉमस ने बताया कि ये सूप की स्मेल है। ERS रिच लोग अपने एस्टेट से वेस्ट का ट्रीटमेंट करने के लिए मैजिकल प्यूरिफिकेशन टूल्स का यूज करते हैं, लेकिन उनका यूज सिटी के मेन सीवर्स के लिए नहीं किया जाता है। कभी कभी उन्हें प्यूरिफाई करने के लिए प्रीस्ट्स को हायर किया जाता है, लेकिन ये प्रोसेस कंसिस्टेंट नहीं है, जिसके कारण हमें और ज्यादा इंफीरियर प्यूरिफिकेशन टूल्स मिलते हैं और हमें उन्हें एंशिएंट रूइंस या बेसमेंट से निकालना होगा। अगले दिन टकुमी और मेपल अपने न्यू हाउस में चले जाते हैं। टकुमी आउटर वॉल्स की रिपेयर शुरू करता है। वो खरीदी हुई मिट्टी में मोटर मिक्स करता है बॉब की कंपनी से। एक बार जब ये सूख जाता है तो इसे मैजिक से मोल्ड करने के लिए वह इसे हीट में मैनिपुलेशन के साथ बढ़ाता है। मैजिक लोकल कॉस्मिक मैजिक के साथ ड्राइंग टाइम को कम करता है और एल्केमी के साथ इसकी कंडीशन को स्टेबल करता है। इतना यूज करने से थक गया है। जब रिपेयर्स कंप्लीटली सही हो जाते हैं तो टकुमी एक्साइटेड होता है। अचानक टकुमी सुनता है कोई चिल्ला रहा है। उसने पाया कि मेपल ने बोबक को अपने सिल्क में लपेटा है। डिसपॉइंटेड टकुमी ने उसे डांटा और कहा कि केवल चिल्ड्रन ही इस तरह की मिसचीफ का आनंद लेते हैं। हालांकि बोबक बहुत आरामदायक दिख रही है और कहती है कि ये सिल्क इतना कंफर्टेबल है कि मुझे एक अच्छी नैप लेने का मन कर रहा है। टकुमी ने माफी मांगी, लेकिन बोबक हंस पड़ी। ये कहना थोड़ा सरप्राइजिंग था, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि बोबक बाथरूम में जाती है। वो कुछ सेकंड्स बाद बाहर आती है और चिल्लाती है कि ये क्या है। टकुमी जवाब देती है, मैंने एक मैजिकल प्यूरिफिकेशन सेटअप किया है। जब आप काम पूरा कर लेते हैं तो ये टूल वेस्ट को डीकंपोज कर देता है। बोबक सरप्राइज्ड होकर पूछता है कि क्या आप ऐसे 100 और बना सकते हैं। टकुमी जवाब देती है कि ये तब तक पॉसिबल होना चाहिए जब तक मेरे पास मटेरियल है। बोबक बहुत खुश है और कह रही है कि इसके लिए आपको एक्स्ट्रा हैंड्स की जरूरत होगी। मैं कॉन्ट्रैक्ट करने का सजेशन करता हूं। एक सर्वेंट आपकी स्किल्स और प्रेफरेंसेस को देखते हुए एक सर्वेंट जो मैजिक के जरिए कॉन्फिडेंशियलिटी अग्रीमेंट से बाउंड हो आइडियल होगा। वे आपकी वर्कशॉप का मैनेजमेंट करने और आपकी रक्षा करने में मदद कर सकते हैं। बिक आगे कहते हैं कि आपको प्रकाश जादू के लिए एक अट्रैक्शन लगता है जो आपको प्रकाश
कि चर्च के अनुसार एक चोजन व्यक्ति बनाता है जो सेडोनिया के पवित्र एम्पायर का नेतृत्व करता है। वे प्रकाश जादू के प्रति अटैचमेंट रखने वाले किसी भी व्यक्ति को रिक्रूट करते हैं और उनकी हीलिंग एबिलिटीज का यूटिलाइज करके प्रॉफिट कमाते हैं। मुझे सस्पिशन है कि वे इस टॉयलेट में आपके द्वारा इंक्लूडेड किए गए प्यूरिफिकेशन मैजिक को इग्नोर करेंगे। मेरे पास इसके लिए सपोर्ट प्राप्त करने के बारे में कुछ थॉट्स है प्रोजेक्ट, लेकिन हमें ये एंश्योर करने की आवश्यकता होगी कि कोई भी ये पता न लगा सके कि इसके पीछे कौन है। EXO बाबिक जोर देकर कहते हैं कि एक सर्वेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना वाइज है। अमी ने स्ट्रांगली रिप्लाई किया कि मैं स्लेव्स के यूज के खिलाफ हूं। मुझे नहीं लगता कि ये वर्ड है एक्सेप्टेबल है। अगर इसका मतलब है एक स्लेव के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना, मैं उस समय सब कुछ खुद हैंडल करना चाहता हूं। तुम्ही को एडवेंचरर्स गिल्ड से एक मैसेज मिलता है। आपको एक टास्क सौंपा गया है जिसे रजिस्ट्रेशन के एक मंथ के भीतर एक सूटेबल लेवल पर कंप्लीट किया जाना चाहिए। आपके बिजी टाइम के दौरान हुई इनकन्वीनियंस के लिए सॉरी है, स्केड्यूल करें और रिक्वेस्ट करें कि आप डेडलाइन से पहले एडवेंचरर्स गिल्ड का विजिट करें। अबिक उसके साथ जाने की ऑफर करता है और कहता है कि मुलंग कंपनी बॉल्टन में सबसे रिलायबल स्लेव्स बिजनेस फर्म है। अनविलिंगली टकुमी बाबिक का फॉलो करता है लेकिन कंपनी के बाहर वेट करता है, जबकि बाबा बैबल अपने बिजनेस को हैंडल करने के लिए स्टेप बढ़ाता है। अकुमी वांडर करता है, तुम्ही पास के गार्डन में जाता है और उसकी ब्यूटी से कैप्टिवेटेड हो जाता है। वहां उसकी मुलाकात एक ब्यूटीफुल यंग गर्ल से होती है जो उसकी नजर को पकड़ लेती है। वो उसकी ओर देखती है और अनएक्सपेक्टेडली कहती है कि घर जाओ। तुम्ही उसके सडन वर्ड से शॉक्ड और वरीड हो जाता है और इस तरह इस एनीम का आज का एपिसोड समाप्त हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए स्टे ट्यून्ड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना न भूलें और सभी लेटेस्ट कंटेंट के साथ अपडेट रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। और इस एनीम का एपिसोड टार एम्पायर में शुरू होता है, जहां हम ऑस्कर और उसके कंपेनियंस को देखते हैं। उनका टार के किंग केलिस से मिलने का रास्ता ऑस्कर किंग को उस विच के बारे में बताता है जिसने उसे एक स्पेल से कर्स किया था जो उसे किसी भी एयर को प्राप्त करने से रोकता है। कर्ज को तोड़ने के तरीके के बिना फ्रोस्ट के फैमिली की डायरेक्ट लिनिएज उसके साथ खत्म हो जाएगी। किंग जवाब देता है कि जबकि उनका नेशन मैजिक में अत्यधिक एडवांस्ड है, यहां तक कि वे उसकी एबिलिटी की एक विच से कॉम्पीट करने की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि वह दुनिया की 3 ग्रेटेस्ट विचेस में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। किंग तब ऑस्कर को पैलेस में एक स्पेसिफिक लोकेशन पर ले जाता है जिसमें एक बड़ा गेट है और समझाता है कि कोई भी नहीं है। कोई इन दरवाजों से सेंचुरीज में गुजरा है और ये सबसे दूर है जो वह उसे विच तक पहुंचाने के लिए ले जा सकता है। जब ऑस्कर पूछता है कि ऐसा क्यों है तो किंग जवाब देता है कि किसी को भी अंदर आने के लिए इनवाइटेड नहीं किया गया है और वो केवल इतना ही कह सकता है। उसके बाद दरवाजा खुलता है और ऑस्कर वहां से गुजरता है, लेकिन जब उसके कंपेनियंस उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं तो वे ऐसा करने में अनेबल होते हैं, जैसे कि एक इनविजिबल बैरियर उन्हें अलग कर रहा हो। किंग ऑस्कर को एक्सट्रीमली कॉशियस रहने की एडवाइस देता है क्योंकि वो नहीं जानता कि दूसरी ओर उसका क्या वेट कर रहा है। ऑस्कर इस लोकेशन पर थोड़ा और आगे चलता है और ऑस्कर को देखने पर उसे एक गार्डियन गर्ल का सामना करना पड़ता है जो 12 सोल्स में से एक है और उसके साथ नाक नामक एक ड्रैगन भी है। ड्रैगन अपने आप को कर्ल कर लेता है और उसके शोल्डर पर बैठ जाता है। फिर गार्डियन एक मैजिकल डोर खोलता है और ऑस्कर को बताता है कि एग्जिस्टेंस का अल्टीमेट ट्रेजर उससे परे है। ऑस्कर डोर से गुजरता है और एक सो रही लड़की को खोजने के लिए थोड़ा आगे चलता है। वो जाग जाती है और तुरंत उसे हग कर लेती है और चली जाती है। ऑस्कर कंफ्यूज्ड है क्योंकि उसे नहीं पता कि वो कौन है। वह उसका नाम पूछता है और वह जवाब देती है कि ये नताशा है। वो उसे बताती है कि वह उसे और उसका नाम जानती है। जब वो पूछता है कि वो ऐसी जगह पर क्या कर रही है तो वह जवाब देती है कि वो यहाँ रही है स्लम्बर में मैजिक का यूज करते हुए। चूंकि वो यहाँ है इसलिए यह फ्रांसिस कैलेंडर में यह 526 होना चाहिए। फिर वो उससे पूछती है कि क्या वो मैरिड है, जिस पर
ऑस्कर जवाब देता है कि वो नहीं है, क्योंकि वह आगे बताना शुरू करता है। नताशा की हेल्प मिलती है, उसे देखने के लिए एंट्री करती है। नताशा उठती है अपने बेड से और मिला का इंट्रोडक्शन देते हुए समझाते हुए कि जबकि मिला की सोल प्रैक्टिकली उसकी सर्विस करने के लिए बाउंड है, वो उसे एक फ्रेंड मानती है। नताशा ने ऑस्कर के शोल्डर पर ड्रैगन को देखा और उसे बताया कि ड्रैगन उसकी किसी भी नीड में उसकी मदद कर सकता है। उसके बाद ऑस्कर नताशा को वापस ले जाता है। किंग ने समझाया कि उसने उसे उस लोकेशन पर पाया था, जिसका मतलब है कि वह उसे अपना बनाने के लिए फ्रोस्ट को प्रपोजल दे रहा है। ब्राइड दूसरे वर्ड्स में वो उसके बच्चे को जन्म दे सकती है और विच के कर्ज को ले सकती है। हालांकि किंग ने इस सजेशन को ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि नताशा को उनकी नेक्स्ट क्वीन बनना चाहिए। ये सुनकर नताशा शॉक हो जाती है कि रॉयल फैमिली की मैजिकल पावर टाइम के साथ कम हो रही है और ये एक उनके लिए इंपॉर्टेंट पीरियड। वह ये कहकर रिप्लाई करती है कि एक रूलर को वास्तव में जिस चीज की आवश्यकता होती है वह मैजिकल पावर नहीं है। वो घोषणा करती है कि वह ऑस्कर के कर्ज को तोड़ देगी, क्योंकि अन्यथा उसका यहां आने का कोई मीनिंग नहीं होगा। जब किंग नताशा की बातें सुनता है तो वह उसे हाफ ईयर देने का फैसला करता है, लेकिन वो उससे उसकी पोजीशन को समझने की रिक्वेस्ट करता है। उसकी विश है कि वो उसके बेटे से मैरिज करे। बाद में ऑस्कर नताशा से बात करता है और उसे अपने कर्ज को रिमूव करने में हेल्प करने के लिए अग्री होने के लिए थैंक्स कहता है। हालांकि वो इंसिस्ट करता है कि उसे अपना टाइम फ्रीली स्पेंड करना चाहिए और थ्रोन पर चढ़ने से पहले खुद को एंजॉय करना चाहिए। नताशा रिप्लाइज कि उसका क्वीन बनने का कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन वो टी की रिक्वेस्ट को इग्नोर नहीं कर सकती। ऑस्कर फिर उसे मैरिज के पॉसिबिलिटी पर हिंट देते हुए उसके नाम से कॉल करने के लिए कहता है। नताशा ब्लशेस, उसे हग करती है और शेयर करती है कि जब वो एक बच्ची थी तो किसी ने उसके लिए उससे ज्यादा किया था। वो बदले में सब कुछ करना चाहती है जो वो कर सकती है। ये क्लियर हो जाता है कि वो ऑस्कर का जिक्र कर रही है। वो उससे कहता है कि वो उसका वेट करेगा और इंश्योर करेगा कि उसे उसके साथ हैप्पीनेस मिले। बाद में नताशा मिला के साथ बैठती है, जो उससे पूछती है कि क्या वो सच में आकाशिया के बियरर से शादी करना चाहती है। मिला यहाँ तक कि टार्क के किंग को किल करने की ऑफर भी करती है अगर वो नताशा के रास्ते में खड़ा होता है। नताशा फर्मली इस आइडिया को रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि वो मैरिज की परवाह किए बिना ऑस्कर से फिर से मिलकर सैटिस्फाइड है। जब मिला पूछती है कि वो यहाँ क्यों आई है, तो नताशा रिप्लाइज करती है कि वो ऑस्कर के कर्ज को ब्रेक करने के लिए है। इसके बाद नताशा ऑस्कर और ओसिया से मिलती है, जो उसे इन्फॉर्म करते हैं कि मेड्स वरीड है क्योंकि उसने लंच नहीं किया है। नताशा बताती है कि वो बहुत बिजी रही है, लेकिन ऑस्कर इंसिस्ट करता है कि उसका हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे अर्ज करता है कि वो बाउंड ना फील करे। नताशा रिप्लाइज करती है कि हालांकि वो ऐसा करने वाली नहीं हो सकती है, उस पर कर्ज डालना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसे ब्रेक करना। ऑस्कर को रियलाइज होता है कि उसका अपब्रिंगिंग रॉयल आइडियल्स से डीपली इन्फ्लुएंस था। अचानक उन्हें पैलेस के बाहर एक बड़े स्टोन के गिरने की आवाज सुनाई देती है। जब ऑस्कर जांच करता है तो उसे पता चलता है कि ये विच लेता है, जो फ्रॉस्ट्स की एक सॉर्सरेस है और नताशा के साथ स्काई में होवर कर रही है। ऑस्कर नताशा को पुकारता है, उसे नीचे आने के लिए कहते हुए। वो उसे एश्योर करती है कि वो फाइन होगी और उसे अंदर जाने का डायरेक्शन देती है क्योंकि एरिया डेंजरस है। नताशा फिर लेता से कॉन्फ्रंट करती है और उस पर सस्पिशियस मैजिशियन की प्रेजेंस के बारे में अवेयर होने का आरोप लगाती है। वो लेता से पूछती है कि क्या वो फॉरबिडन मैजिक का यूज करने का इंटेंशन रखती है। लेता वार्न्स करती है कि ऐसे एक्ट्स माल्टो के मियर सक्सेसर से ओरिजिनेट नहीं होंगे। नताशा पूछती है कि क्या ये पॉसिबल है कि आप माल्टो के सक्सेसर हैं। माल्टो एक साइकोपैथिक किलर था। ऑस्कर नर को बुलाता है, जो खुद को एम्पावर करता है। ऑस्कर नर को ऑर्डर्स देता है कि यदि वो वास्तव में उसका मास्टर है तो उसे उसकी कमांड का फॉलो करना चाहिए। नताशा हालांकि नर को स्टेबल रहने की वार्निंग देती है, लेकिन नर उसे इग्नोर करता है और नताशा को उड़ाकर ले जाता है। फिर अपने मैजिक का यूज करके ड्रैगन पर अटैक करता है और एक स्पेल कास्ट करता है। स्पेल का मीनिंग है लाइफ और डेथ को सेपरेट करने वाली बूंदे। सांस को रिजेक्ट करना, लाइफ को रिजेक्ट करना है। अटैक के कारण लेता और ड्रैगन दोनों की डेथ हो जाती है। लेता जमीन पर गिरती है और नताशा से पूछती है कि क्या वो एक विच है।
नताशा जवाब देती है कि बिल्कुल नहीं। हालांकि आपका गेस ट्रूथ से बहुत दूर नहीं है। फाइट एस्केलेट होती है जब एक मॉन्स्टर नर पर अटैक करता है। नर इम्पैक्ट झेलता है और ऑस्कर अंततः मॉन्स्टर को किल कर देता है। वह नर के एक्शंस के लिए उसकी सराहना करता है। नताशा से बात करते हुए ऑस्कर कमेंट्स करता है, ऐसा लगता है कि हमें आपको कंट्रोल करने की जरूरत है, न कि आपको बचाने की। नताशा साइलेंट रहती है। बाद में ऑस्कर अपने फ्रेंड से नताशा के खतरे के बारे में वंडर करता है। ये महिला कितनी डेंजरस हो सकती है। वो टार्क रॉयल फैमिली के एक मेंबर के जैसे हैं। टार्क की विच स्लेयर क्वीन, जिसने 400 साल पहले टायरी द्वारा किल की गई थी। ऑस्कर के फ्रेंड से अपनी कॉन्सर्न शेयर करते हुए वो रिस्पॉन्ड करता है कि नताशा ने कुछ नहीं कहा है। ऑस्कर रिफ्लेक्ट करता है, ये मुझे डराता है कि हम उसके रियल इंटेंशंस को नहीं समझते। फिर सीन नताशा पर फोकस करता है, जो मिला से बात करती है। नताशा रिवील्स करती है कि मादों की टीचिंग्स को फॉलो करने वाला एक असैसिन दिखाई दिया है। विजर्ड ने कॉन्ट्रैक्ट्स सहित कई प्रोहिबिशंस को वायलेट किया है। वाइवर्न्स ने संभावना व्यक्त की है कि उसने अन्य फॉरबिडन कर्सेस का नॉलेज भी पास किया है। नताशा मिला को इंस्ट्रक्ट करती है, अगर आप किसी को भी वाइवर्न्स को कंट्रोल करते हुए देखें तो मुझे इमीडिएटली नोटिफाई करें। मिला एग्रीज करते हुए उस क्रेजी आदमी का रेफरेंस देती है जो 400 साल पहले नताशा द्वारा एग्जीक्यूशन से बच गया था। नताशा मिला से डिस्कस करती है, जो सजेस्ट करती है आप सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए ये चांस क्यों नहीं लेते। मिला रिग्रेट करती है कि वो टूर में शामिल नहीं हो सकती क्योंकि लास्ट मोमेंट में उसे पेट्रोल मिशन में असाइन कर दिया गया है। किसी ने एनिमल्स को स्कैटर कर दिया है। डिजर्टेड एलीज में खून बह रहा है और कल्प्रिट अभी भी एट लार्ज है। मिला रिमार्क्स, हमें उम्मीद है कि ये सिर्फ एक प्रैंक है, लेकिन प्रिकॉशन के तौर पर उन्होंने मेरे जैसे सॉर्सरर्स को बुलाया है। नताशा रिस्पॉन्स करती है, अगर इसमें फॉरबिडन कर्सेस इन्वॉल्व्ड हैं तो ये कोई जोक नहीं है। त्योहार मजेदार लगता है, लेकिन मैं यहाँ महल में रहूंगी। अगर मैं बिना अनुमति के चला जाऊं तो वो फिर से गुस्सा हो सकता है। ऑस्कर फिर नताशा से बोलता है, क्या आप शहर जाना चाहते हैं? वे एक साथ शहर की ओर जाते हैं और नताशा बहुत खुश होती है। ऑस्कर पूछता है, क्या कोई खास जगह है जहां आप जाना चाहती हैं? नताशा उसे उस स्थान पर ले जाती है जहां जानवरों का खून बिखरा हुआ था और कहती है कि मैंने सुना है कि जो भी ऐसा कर रहा है वो अब तक पकड़ा नहीं गया है। मैं देखना चाहती थी कि क्या उसने कोई सुराग छोड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि यहाँ कुछ है। नताशा शहर की सुंदरता पर अचंभित है और टिप्पणी करती है, पहली बार मैंने शहर को करीब से देखा है। मुझे आज रात बहुत मजा आया, लेकिन मैं अच्छा महसूस नहीं कर पा रही हूं। जब तक मैं उनके लक्ष्य को नहीं समझ लेता तब तक आराम करें। ऑस्कर टिप्पणी करता है कि गली की जांच करना व्यर्थ था जब अचानक कोई उन पर हमला करता है। ऑस्कर समय पर नोटिस करता है और वह और नताशा दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। ऑस्कर कहता है, ये जानवर के खून के लिए जिम्मेदार व्यक्ति होना चाहिए। वो गार्ड को टॉवर के बारे में सचेत करता है। दक्षिणी क्षेत्र में एक जादूगर है, सावधान रहें। नताशा ने एसेंट को भागने से रोकने के लिए एक ट्रैकिंग मंत्र का जाप किया और कहा कि ये लंबे समय तक नहीं रहेगा, लेकिन ये उसे जगह पर रखेगा। आपको उसका पीछा करने और उसे स्थायी रूप से खत्म करने की आवश्यकता है। लौटने के बाद पैलेस में नताशा ऑस्कर से भिड़ती है, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? ऑस्कर जवाब देता है, मुझे नफरत है कि तुम सब कुछ अपने पास रखते हो और अकेले काम करते हो। मुझे नहीं पता कि मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं या नहीं। मैं तुम्हें सिर्फ ये देखने के लिए देख रहा हूं कि क्या तुम उस विश्वास को अर्जित कर पाओगी। अगर तुम मुझसे नफरत नहीं करना चाहती हो तो मेरे साथ अधिक ईमानदार रहो। नताशा जवाब देती है, मैंने कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं की है। मेरा असली नाम तनाशी है। ऑस्कर हैरान है, आप खुद चुड़ैल स्लेयर क्वीन हैं? नताशा ने पुष्टि की, हाँ, ऐसा लगता है कि कुछ लोग मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। ऑस्कर जवाब देता है, समझो, लेकिन अकेले खतरे में भागना बंद करो। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। नताशा याद करती है, जब मैं एक बच्ची थी तो किसी ने मेरी रक्षा के लिए मेरी जान बचाई। उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, उनका अतीत और उनका भविष्य। मैं उन्हें किसी भी तरह से चुका नहीं सकती। मुझे ये भी एहसास नहीं हुआ कि मैं अंत में उस तरह से तुम्हें देख रही थी। मैं वैसा ही हूं जैसा पहले था। मैं बिल्कुल भी मजबूत नहीं हुई हूं। ऑस्कर उसे आश्वस्त करता है, मैं आपकी स्थिति को समझता हूं,
लेकिन अतीत पर सोचने का कोई फायदा नहीं है। उन्होंने आपकी जान बचाई है, इसलिए इसे पूरी तरह से जियो। अपना सिर उठाओ और भविष्य का सामना करो। नताशा जवाब देती है, मैं उस व्यक्ति को फिर कभी नहीं देखूंगी जिसे मैं एक बार जानती थी। उसके बगल में जो है वो है मैं, लेकिन एक अलग महिला भी, उनमें से कोई अब इतिहास में मौजूद नहीं है। अब ये सिर्फ हम दोनों हैं और ये पूरी तरह से एक नई कहानी है। इसके साथ ही एनिमे का आज का एपिसोड समाप्त होता है। आगामी एपिसोड के लिए देखते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मत भूलना अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को सक्रिय करें। एक सामान्य व्यक्ति का जीवन एक अजीब मोड़ लेता है जब वो एक बच्चे के रूप में पुनर्जन्म लेता है। एक कुलीन परिवार से ट्विस्ट। वो अचानक महाकाव्य अतिरंजित जादू के सभी प्रकार में महारत हासिल करता है। कहानी एक लड़के से शुरू होती है जो एक विशाल उत्सव में खुद को खाने की मेज पर लेटा हुआ पाता है और इस बात को लेकर भ्रमित होता है कि वो कहाँ है और वो वहां क्या कर रहा है। सोने से पहले उसे जो बात याद आती है वो है उसका कार्य डेस्क। जब वो आईने में देखता है तो वो चिल्लाता है क्योंकि उसका चेहरा बदल गया है और वो अब एक छोटा बच्चा है। फिर हम काउंट हैमिल्टन को उसे अच्छी तरह से व्यवहार करने के लिए कहते हुए देखते हैं क्योंकि वो लियाम है, हैमिल्टन परिवार का 5वां बेटा। लड़का उसे एहसास होता है कि ये काउंट उसके पिता है और उन्हें दूसरी दुनिया में ले जाया गया है जो नौकर लियाम की भूमिका निभा रहा है। फिर वो बताता है कि काउंट अच्छे मूड में है क्योंकि उसके सभी बेटे लड़के थे। आखिरकार उसे एक बच्चा हुआ है। अगली सुबह लियोन जागता है और नौकरानी उसे कपड़े लाती है। वो हमें बताता है कि इस शरीर का मालिक काउंट का 5वां बेटा लियाम हैमिल्टन है, लेकिन उसे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ। फिर हम देखते हैं कि लियाम अपने भाई ब्रूनो के साथ बैठा है जो परिवार का चौथा बेटा है। ब्रूनो उसे बताता है कि उनका परिवार टूटने के कगार पर है क्योंकि राज्य यही आदेश देता है। परिवार या तो महान चीजें हासिल करते हैं या 3 पीढ़ियों के बाद अपनी स्थिति खो देते हैं। अगर उनके पिता अपने सबसे बड़े बेटे को अपने परिवार को संभालने की अनुमति नहीं देते हैं तो वे आम लोग बन जाएंगे। फिर उनके शिक्षक दिन के लिए अपना पाठ शुरू करने के लिए प्रवेश करते हैं जो जादू के बारे में है। लियाम उत्साहित हो जाता है और उसका भाई आश्चर्यचकित है कि वो इतना उत्साही क्यों है। वो उससे कहता है, तुम बहुत उत्साहित न हो क्योंकि हर 100 लोगों में से केवल एक के पास जादुई प्रतिभा होती है। पाठ के बाद लियाम पुस्तकालय में जाता है और जादू पर एक किताब लेता है। उसे आजमाता है और सफल होता है। फिर वो एक गुच्छा लेता है, पुस्तकालय से जादू की किताबें लेता है और दिन प्रतिदिन जादू का अध्ययन करना शुरू कर देता है। 1 महीने के बाद हम देखते हैं कि लियाम अपने भाई के साथ जंगल में जादू कर रहा है। उसका भाई हैरान है कि लियाम सिर्फ 1 महीने में जादू सीखने में कामयाब रहा। जब उसका ब्रदर कोशिश करता है तो वह फेल्स हो जाता है और लियाम को महसूस होता है उसके बॉडी में ये टैलेंट लंबे टाइम से है और यदि वह मैजिक में प्रोफिशिएंट हो जाता है तो वो किंगडम में एक प्लेस सिक्योर कर लेगा। फिर लियाम घर वापस जाता है और स्नो मैजिक सीखना शुरू करने का डिसाइड करता है। ओह, लेकिन उसके फादर अपीयर होते हैं और उसे अपनी मैजिकल एबिलिटीज दिखाने के लिए कहते हैं। लियाम एक बुक पर स्नो मैजिक का प्रयोग करता है, लेकिन वो स्टिल स्नो मैजिक में एक बिगिनर है। वो अपने फादर को बताता है कि वो इसमें अच्छा है। फायर मैजिक उसके फादर को बहुत सरप्राइज होता है कि लियाम सिर्फ 1 मंथ में फायर मैजिक सीखने में सफल हो गया। उसके फादर बहुत हैप्पी होते हैं और उसे कहते हैं कि वो मैजिक पर जितनी भी बुक्स लाइब्रेरी से चाहे ले जाए। तभी एक गार्ड काउंट के कान में कुछ विस्पर्स करता है और काउंट सोल्जर्स को तुरंत असेंबल होने का ऑर्डर देता है क्योंकि लियाम बाहर चल रहा होता है। वो एक ट्री के नीचे रेमंड नाम के एक लड़के को सिटिंग हुआ देखता है। वो उससे पूछता है कि क्या वह हैमिल्टन फैमिली के सन्स में से एक है और लियाम इसकी कंफर्म करता है। फिर रेमंड उससे कहता है कि वो जो चाहे करे। लियाम सरप्राइज्ड है। रेमंड से पूछता है कि उसका एक्चुअली क्या मतलब है। रेमंड सोचता है कि लियाम उसे अरेस्ट करने के लिए यहां आया है, लेकिन लियाम को पता नहीं है कि क्या हो रहा है क्योंकि वो सिर्फ एक किड है। फिर जब वो अपने हाथ को देखता है और मैजिक बुक देखता है तो रेमंड अंडरस्टैंड करता है कि लियाम सीख रहा है बेसिक मैजिक। वो लियाम को बताता है कि सीखने का बेस्ट तरीका रेगुलर और कांस्टेंट प्रैक्टिस के थ्रू है।
लियम रिप्लाई करता है कि वो जानता है, यही रीजन है कि वो प्रैक्टिस करने के लिए बाहर जा रहा था। रेमंड उसे मैजिक की एक मोर इफेक्टिव मेथड सिखाना चाहता था, जिसमें मैजिक के सारे 5 एलिमेंट्स का यूज किया जाता है। एक और लियम सरप्राइज्ड है क्योंकि रेमंड 5 टाइप्स का यूज कर रहा है। मैजिक इंस्टेंटली रेमंड ने उसे ये सिखाने का डिसाइड किया कि ये कैसे करना है, क्योंकि वह उस यूजलेस प्राइड से भरा नहीं है जो मोस्टली रिच पीपल के पास है। लियम इस बारे में बहुत हैप्पी और एक्साइटेड है और लियम से अपने लेफ्ट हैंड से एक सर्कल और अपने राइट हैंड से एक स्क्वायर बनाने के लिए कहता है। उसी टाइम लियम ऐसा करता है, रेमंड एक्सप्लेन्स करता है कि मैजिक इसी तरह काम करता है, उसे ईच हैंड से अलग अलग स्पेल्स का यूज करना चाहिए। लियम इंस्ट्रक्शंस का फॉलो करता है और सैम टाइम में 2 टाइप्स के मैजिक को सक्सेसफुली रिवील करता है, जिससे रेमंड इम्प्रेस्ड हो जाता है। इस टेक्निक को पजल कहा जाता है और केवल एक ही पजल में एक ही मैजिक होता है, लाखों लोग ऐसा कर सकते हैं। रेमंड फिर उसे 3 टाइप्स के मैजिक का यूज करने के लिए ट्रेन करता है। लियम इसे ट्राई करता है और सक्सेसफुल होता है, लेकिन ये लॉन्ग टाइम तक नहीं रहता है। वो सोचता है कि वो फेल हो गया है, लेकिन रेमंड उसे बताता है कि वो सक्सेसफुल रहा है, बस इनफ मैजिकल एनर्जी की कमी है। ये टेक्निक कई बार कंज्यूम करती है मैजिकल पावर की नॉर्मल अमाउंट, लेकिन लियम की अचीवमेंट स्टिल इंपॉर्टेंट है। रेमंड फिर उसे सिखाता है कि अपनी मैजिकल एनर्जी को कैसे कंट्रोल किया जाए। वो लियम को ग्राउंड पर बैठने के लिए कहता है और उसके सामने नंबर्स ड्रॉ करता है। जब लियम उन्हें रीड करता है तो उसे पता चलता है कि वे प्राइम नंबर्स है। रेमंड एक्सप्लेन्स करता है कि ये टेक्निक काम करती है प्राइम नंबर्स और अगर ऑर्डर से यूज न की जाए तो 4, 6 और 9 जैसे नंबर्स के साथ प्रॉब्लम्स उत्पन्न होती है, क्योंकि वे इवन से ऑड नंबर्स में कन्वर्ट हो जाती है। थोड़े और ट्रेनिंग के बाद रेमंड ने लियम से पूछा कि उसकी एज कितनी है। लियम ने आंसर दिया कि वो 12 इयर्स का है। रेमंड ने कहा कि उसके पास एक प्रॉमिसिंग गोल है, फ्यूचर और अदर्स की एडवाइस सुनने की उसकी एबिलिटी एक ग्रेट एसेट है। फिर उन्होंने पूछा कि क्या लियम और मैजिक सीखना चाहता है। बाम ईगली अग्री करते हैं, जितना पॉसिबल हो उतना सीखना चाहते हैं। रेमंड उन्हें एक रिंग देता है जो एक्चुअली एक ह्यूज मैजिकल बुक है। ये 100 के बराबर है। मैजिक बुक्स लियम इससे सरप्राइज्ड है। जब वह इसे अपनी फिंगर पर रखता है तो उसे लगता है कि उसके हेड में 300 से ज्यादा स्पेल्स फ्लो हो रहे हैं। रेमंड उसे एक स्पेल डालने की कोशिश करने के लिए कहता है। लियम अग्री करता है और सक्सेसफुली एक वाइंड बॉल स्पेल का यूज करता है। वो फिर रेमंड से बात करने के लिए मुड़ता है, लेकिन पाता है कि वो उसकी मेड मैजिकल बुक लेकर उसके पास आती है और उसे बताती है कि यहाँ अलोन रहना बहुत डेंजरस है, क्योंकि उसे चोट लग सकती है। वो उसे बुक देती है और बताती है कि उसके फादर ने उसे ये बुक देने के लिए भेजा है और उसे मैंशन में वापस जाने के लिए कहा है। रेमंड इंस्टेंटली डिसअपियर हो जाता है एक पल के लिए, फिर से अपीयर होने और लियम को ये बताने के लिए कि बुक राइट टाइम पर आई है। लियम पूछता है कि वो कहा था और रेमंड आंसर देता है कि उसने मैजिक का यूज करके खुद को हाइड किया था ताकि कोई उसे न देख सके। फिर वह लियम से कहता है कि उसे यहां और नहीं रहना चाहिए, अब और नहीं, लेकिन जाने से पहले वो उसे एक फाइनल बात सिखाएगा। वो लियम से बुक खोलने के लिए कहता है। जब लियम ऐसा करता है तो उसे सैलामेंडर नामक एक लो लेवल फायर स्पिरिट के लिए एक समन स्पेल मिलता है। रेमंड लियम को रिंग पहनते समय स्पेल का चांट करने के लिए एनकरेज करता है, जिसे लियम अपनी रिंग में रखता है। मैजिकल बुक को हाथ में लेता है और स्मॉल क्रीचर को समन करता है। क्रीचर लियम से बात करता है और एक्सप्लेन्स करता है कि मैजिकल बुक की कंटेंट्स को एम्प्टी पेपर के साथ एक नोटबुक की तरह समझा जाना चाहिए। रिंग अपने आप में स्पेशल नहीं है, लेकिन ये लियाम को असली रिंग लेकर जाने की परेशानी से बचाएगी। पुस्तक लियाम जवाब देता है कि वो ऐसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि पुस्तक बहुत यूजफुल है। वो अपने हाथों को वापस रखता है और जानवरों और लोगों सहित कई चीजें दिखाई देती है। विलियम बहुत हैप्पी है कि वो सक्सेसफुल रहा। रेमंड फिर से गायब हो जाता है और लियाम पूछता है कि क्या उसने फिर से इनविजिबिलिटी का यूज किया है। रेमंड की आवाज ने लियाम को मैजिक का स्टडी जारी रखने के लिए कहा और कहा कि वे कहीं फिर मिलेंगे, लेकिन उसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे। लियाम के माइंड में वो रिफ्लेक्ट करता है कि उन्होंने एक साथ बहुत कम टाइम बिताया
और वो उसका नाम भी नहीं जानता है। लेकिन वो आदमी उसका टीचर है, जो उसके टीचर के जाने के लगभग 1 महीने बाद उसी प्लेस पर है जहां वे थे। लियाम अब मैजिक का अच्छा यूज कर रहा है। ब्रूनो उसके पास आता है और पूछता है कि वो क्या कर रहा है। लियाम एक्सप्लेन करता है कि ये व्हाइटवुड कोल है, जो नॉर्मल लकड़ी के कोल की तुलना में ज्यादा टेम्परेचर पर जलता है, स्मोक नहीं करता और ज्यादा टाइम तक चलता है। हालांकि एक गुड फर्नेस के बिना हाई क्वालिटी वाला व्हाइटवुड कोल बनाना इम्पॉसिबल है। ब्रूनो को यह देखकर बहुत सरप्राइज हुआ कि तब लियाम ने उसे कुछ क्रिस्टल दिखाए और बताया कि वे क्रू क्रिस्टल हैं, जो कंज्यूम की हुई मैजिक एनर्जी को रिचार्ज कर सकते हैं। ब्रूनो ने पूछा कि क्या उसने उन्हें भी मैजिक का यूज करके बनाया था। लियाम ने कंफर्म करते हुए कहा कि पहले तो ये डिफिकल्ट था, क्योंकि इसके लिए मैजिक का यूज करना पड़ता था। एक साथ 5 तरह के मैजिक के बारे में वो ब्रूनो से कहता है कि वे बहुत यूजफुल हैं और भविष्य में वो अपने आप ठीक रहेगा। ब्रूनो बताता है कि वो एक ग्रेट रिलीजन फैमिली में शादी करने की प्लानिंग कर रहा है। वे हैमिल्टन से पुअर है, लेकिन इससे उसे बेनिफिट होगा, ज्यादा फ्रीडम। वो बताते हुए आगे कहते हैं कि लियाम के जन्म के बाद उनके पिता एक बेटी चाहते थे, शाही फैमिली में शादी करके अपना नोबल स्टेटस सिक्योर कर लेते हैं। हालांकि लियाम एक बॉय पैदा हुआ था और फैमिली कुछ अचीव करने के लिए बेताब थी। वो लियाम को 1000 सोल्जर्स की हार के बारे में बताता है, जिन्हें उनकी लैंड में एक पावरफुल बीस्ट को कैप्चर करने के लिए भेजा गया था, लेकिन 90% की लॉस के साथ डिफेटेड हुए थे। अब सोल्जर्स अपने फैमिली की नोबल स्टेटस को खतरे में पाते हैं और ब्रूनो का मानना है कि हैमिल्टन फैमिली खत्म हो चुका है। वो लियाम से आग्रह करता है कि वो भी फ्रीडम पाने के बारे में सोचना शुरू कर दे। ब्रूनो के जाने के बाद लियाम उसे एडवाइस के लिए थैंक्स कहता है। लियाम पैसे सिक्योर करने पर फोकस करता है और एक सोल्जर का एक्वायर करता है। बाद में लियाम एक जगह खाना खाने जाता है और खाने से हैरान हो जाता है और दुकान के मालिक उसे बताता है कि शहर में पास्ता बहुत पॉपुलर है। तभी लियाम वापस घर आता है। हवेली में वो सर्वेंट से कुछ खाने को कहता है। वो उसे पास्ता देता है, उस पर हॉट वाटर डालता है और वे सभी उसके फ्लेवर का एंजॉय करते हैं। लेकिन कुक कमेंट करता है कि ये टेस्टी है, भले ही ये जल्दी खराब न होने वाला फूड है। सीन चेंज करके लियाम से बात करता है, जो एक आदमी से कहता है उन्हें बताया गया कि वे माल का ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि वो हैमिल्टन फैमिली का 5th सॉन है। सबसे बड़े सॉन मिस्टर प्रिवेट ही एकमात्र ऐसे इंसान हैं जिन्हें हैमिल्टन फैमिली की लैंड पर बिना परमिशन के ट्रेड करने की परमिशन है। फिर वो इंसान ये कहते हुए चला जाता है कि वो लियाम को उनकी लैंड पर जो चाहे करने की परमिशन नहीं देगा। आश्चर्य है, जब लियाम ने इस तरह की चीज बनाने के लिए आवश्यक मैजिक सीखा तो लियाम बहुत सैड दिख रहा था और उसने खुद से कहा, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कोई कानून भी है। मुझे डाउट है कि मेरे पिता मुझे अपनी फ्रीडम के लिए मनी देने की परमिशन देंगे। फिर हम लियाम को जंगल में देखते हैं, जहां वह ये कहता है, ये एक स्टोरिंग स्पेल है जो मैंने मैजिक एनसाइक्लोपीडिया से सीखा है। ये एक यूजफुल स्पेल है जो चीजों को एक छोटे से स्पेस में बदल देता है। पहले जब उसने स्पेल डाला तो अंदर की आइटम्स गायब हो गई, लेकिन 1 महीने के ट्रेनिंग के बाद वे गायब होना बंद हो गई। फिर लियाम ने खुद के एक और वर्जन को एक क्लोन के रूप में बुलाया और जब वो सक्सेसफुल हो जाता है तो वो बहुत खुश होता है। वो क्लोन को शहर में अपना मैजिक यूज करने और कई चीजों का इन्वेंट करने के लिए भेजता है। वो उनमें से ज्यादातर को बेच देता है और अपनी फ्रीडम के लिए मनी जुटा लेता है। लियाम अब थोड़ा बड़ा हो गया है और अभी भी मैजिक में प्रोफिशिएंट बनने के लिए ट्रेनिंग ले रहा है। वो और अधिक स्किलफुल हो गया है और इस पर अपने कंट्रोल के साथ प्रिसीजन। इस दौरान उसका बड़ा भाई सभी ब्रेविट उसके पास आता है और बताता है। उसे पता चलता है कि उसने लोगों को लियाम के हाल के अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हुए और उसकी मैजिक एबिलिटीज की प्राइस करते हुए सुना है। फिर वो लियाम से पूछता है कि वो भविष्य में क्या बनना चाहता है, ये महसूस करते हुए कि सभी ब्रेविट चिंतित है कि लियाम हैमिल्टन फैमिली के हीर के रूप में उसकी जगह ले सकता है, क्योंकि वो सबसे बड़ा है। बेटा लियाम जवाब देता है कि यदि संभव हो तो वो जल्दी से इस्तीफा देने का इरादा रखता है और एक ऐसी जॉब ढूंढता है जहां वो खुद का पालन पोषण कर सके। अल ब्रेविट ने उसे हंटर गिल्ड में शामिल होने का सुझाव दिया। लियाम हंटर गिल्ड की ओर जाता है, एक ऐसी जगह जहां हंटर्स जानवरों और मॉन्स्टर्स का शिकार करने के लिए इकट्ठा होते हैं। प्रवेश करने पर सभी सरप्राइज हो जाते हैं। एक बच्चा उसे देखता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये जगह बच्चों के लिए नहीं है और उसे अपने फादर के पास वापस चले जाना चाहिए।
लियम उन्हें इग्नोर करता है और गिल्ड लीडर के पास जाता है। उसे देखकर लीडर उसे पहचानता है और उसे एक टेस्ट देने के लिए कहता है। वे उसे उसकी एबिलिटी से परे किसी जगह पर नहीं भेज सकते क्योंकि इससे उसकी डेथ हो सकती है। लेकिन लीडर उसे एक एग्रेसिव स्पेल डालने के लिए कहता है जिसमें वो एक्सपर्ट है। और हालांकि लियम अपनी फुल पावर का यूज नहीं कर सकता है, वो एक इल्यूजन स्पेल का यूज करता है। हर किसी को अफेक्ट करता है क्योंकि उन्होंने कभी नहीं देखा है इतनी हाई एबिलिटी का मैजिक। लीडर तब लियम को बताता है कि वह उसे रैंक बी लाइसेंस प्रदान करेगा। लियम अपने नए रैंक बी लाइसेंस के इंपॉर्टेंस के बारे में अनसर्टेन होकर गिल्ड छोड़ देता है जब उसे असुना नामक एक फेलो एडवेंचरर द्वारा बुलाया जाता है। वह उसे हंट के लिए साथ जाने का इनवाइट करती है। डेंजरस है और टीम्स में काम करना ज्यादा सेफ है। लियम से गुजरते समय उसके चीयरफुल पर्सनैलिटी को पसंद करता है। लियम उससे पूछता है कि वे कोई क्वेस्ट क्यों नहीं करते हैं। वह बताती है कि यूजुअली केवल रैंक या उससे हायर लोगों को ही हंट का काम दिया जाता है। एक मोमेंट बाद जाइगेंटिक वुल्व्स का एक बड़ा पैक अपीयर होता है और लियम एक समनिंग स्पेल का यूज करके स्ट्रेंज क्रीचर्स को बुलाता है जो वुल्व्स को डिफीट करते हैं। उसके बाद वे वुल्व्स के साथ गिल्ड में लौट आते हैं और गिल्ड का लीडर उनकी स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करते हुए उन्हें एक टास्क के लिए असाइन करने का डिसीजन लेता है जिसे उन्हें दिया गया है। एक जाइंट लार्वा का हंट करना एक ऐसा टास्क है जो उन्हें एक्साइटेड करता है क्योंकि ये उनका फर्स्ट मिशन है और उनकी रिकॉग्निशन को दिखाता है। हालांकि असुना नर्वस है क्योंकि वह ऐसे क्रीचर से डील करने में स्किल्ड नहीं है क्योंकि उनके बॉडीज में मैजिकल स्टोन्स होते हैं और कभी कभी वे मैजिक या एडवांस्ड कॉम्बैट टेक्निक्स का यूज करते हैं। ये क्रीचर्स हैं रेगुलर एनिमल से कहीं ज्यादा डेंजरस। लियम आज अपने इल्यूजन मैजिक का यूज नहीं करने का डिसीजन करता है। वह अपने फुल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना चाहता है। वे लार्वा को पकड़ने के लिए डिफरेंट मेथड्स ट्राई करते हैं लेकिन इसके टफ आउटर शेल की वजह से कुछ भी काम नहीं करता है। फिर लियम एक प्लान बनाता है। असुना क्रीचर को डिस्ट्रैक्ट करेगी जिससे वो उसका पीछा करेगा। लियम उस पर एक लार्ज बॉक्स गिराएगा और उसे सक्सेसफुली डिफीट करेगा और लियम और असुना 2 लार्वा के साथ गिल्ड में लौट आएंगे। दूसरे को लियम ने एक एनिमी डिटेक्टिंग स्पेल का यूज करके पाया था जिसे उसने रिकॉर्ड टाइम में कास्ट किया था। गिल्ड लीडर एक बार फिर उनकी एबिलिटीज से अमेज था और अपने रिवॉर्ड को 5 टाइम्स बढ़ाने का डिसीजन लिया जिससे वे बहुत खुश हुए। कुछ ही देर बाद जेम्स सेंट नामक एक इंपॉर्टेंट पर्सन गिल्ड में पहुंचा और लियम से मिलने का रिक्वेस्ट किया। जब लियम जेम्स के साथ बैठा तो जेम्स ने उसका वार्म वेलकम किया और मेंशन किया कि वह उसके फैमिली का 5th सन था। वो बहुत खुश था। फिर लियम से रेमंड के रिलेशन के बारे में पूछा और लियम के हाथ में रिंग देखी जो रेमंड की थी। लियम कंफ्यूज था और अनअवेयर था कि जेम्स किस बारे में बात कर रहा था और उसने समझाया कि उसके मास्टर ने उसे रिंग दी थी। जेम्स ने हंसते हुए कहा कि ऐसी एक्टिविटीज रेमंड की स्पेशलिटी थी जो हमेशा सीक्रेटली घुस गया सबसे डेंजरस प्लेसेस पर वो एसेट्स पा सकता था। फिर उसने साइमन से बात की और उसे कॉर्नर में खड़े होने का इंस्ट्रक्शन दिया। वो लियम की ओर मुड़ा और उसे साइमन पर अपना सबसे स्ट्रांग अग्रेसिव मैजिक डालने के लिए कहा क्योंकि वह लियम की फुल पावर देखना चाहता था। लियम ने एक स्पेल यूज करने का डिसीजन लिया। ये रिसर्च करने के बाद कि इनकैंटेशन करने से मैजिकल पावर की अपर लिमिट टेम्पररीली बढ़ जाती है। सडनली लियम ने साइमन पर स्पेल चांट किया और जेम्स को इसकी पावर से सरप्राइज कर दिया। जेम्स ने लियम से कहा कि उसे फ्यूचर में फ्री होने का गोल रखना चाहिए और उसे नाइट लियम की टाइटल देने की ऑफर की। सहमत हो गए। हालांकि उन्होंने अडल्ट होने तक अपने फैमिली के साथ रहने की प्लान बनाई थी। हुड ने बाद में लियम ने नाइटिंग सेरेमनी की और ऑफिशियली एक नाइट बन गया। जेम्स ने उन्हें एक पावरफुल स्वॉर्ड गिफ्ट की और उनसे कहा कि एक नाइट के रूप में उन्हें कोई स्पेशल ड्यूटी कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। स्वीकार किया कि अपने ब्रदर से राइवलरी से बचना ही एक इंपॉर्टेंट चैलेंज थी और एस्टिमेट किया कि लियम के फादर डिलेमा में पड़ सकते हैं क्योंकि उन्होंने फैमिली के बेनिफिट के लिए लियम की पावर का यूज करने की उम्मीद की थी। लियम ने जेम्स के वर्ड्स पर विचार किया और जेम्स ने
उसे डिफरेंट वेज से सपोर्ट करने की ऑफर की और उसे एश्योर किया कि उनकी अचीवमेंट से अल्टीमेटली उनके फैमिली को बेनिफिट होगा। जेम्स तब लियम से रेमंड के बारे में पूछा और पूछा कि क्या लियम हदत ने कभी महसूस किया कि उसने उसे चीट किया है। लियम ने हाल ही की एक इंसिडेंट का मेंशन किया जब वो आइटम बॉक्स स्पेल का प्रैक्टिस कर रहा था और मिस्टेकनली एक लेक का सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया था। रेमंड ने बाद में उसे एक मैसेज भेजा था जिसमें कहा गया था कि उसने आइटम बॉक्स में मास्टरी हासिल कर ली है लेकिन गोल्ड बार्स नहीं उठा सका, इसलिए उसने लेक में गोल्ड डस्ट स्प्रेड किया। मैसेज पढ़ा कि लेक में लगभग 100 किलोग्राम गोल्ड है। इसे ग्रेजुएशन गिफ्ट माने। यदि आप गिफ्ट एक्सेप्ट करने में अनकंफर्टेबल फील करते हैं तो एग्जैक्ट अमाउंट का गैस लगाएं। 100 किलोग्राम। अगर आप रॉन्ग हैं तो इसे अपने ग्रेजुएशन टेस्ट के रूप में सोचें। लियम ने सरप्राइज होकर बताया कि कैसे उनके गुरु ने इसे ग्रेजुएट टेस्ट कहा क्योंकि उन्होंने प्रेजेंट में अपने आइटम बॉक्स का यूज करके 100 किलोग्राम गोल्ड निकाला था। लियम ने जेम्स को इंसिडेंट के बारे में बताया। जेम्स एक स्माइल के साथ आंसर दिया कि गोल्ड सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था और असली ग्रेजुएशन गिफ्ट पास में छिपा दिया गया था ताकि ये क्लियर ना हो जाए। बाद में लियम को अपने आइटम बॉक्स के साथ जंगल में देखा गया था। इसे पूरा पानी एब्जॉर्ब करने के लिए वाटर में डाल दिया। लेकिन फिर सर्च किसी भी हिडन ट्रेजर के लिए वो इस बारे में यूज करता है कि कैसे उसके मास्टर ने पानी में गोल्ड डस्ट बिखेर दी थी ताकि आइटम बॉक्स सीधे गोल्ड बार्स न उठाए। विलियम ने आइटम बॉक्स को सभी गोल्ड डस्ट को बाहर निकालने का ऑर्डर दिया, ये महसूस करते हुए कि ये सिचुएशन छोड़ने से अलग नहीं थी। लेक में गोल्ड बार्स विलियम हिडन डोर को खोलता है और एक चेंबर में उतरता है जहां उसे अपने मास्टर का एक लेटर मिलता है। लेटर में लिखा है कि ये आपका ट्रू ग्रेजुएशन गिफ्ट है। मैं आपके लिए ये फाइनल लेवल की मैजिक बुक पेश करता हूं। मैं इसे खुद यूज नहीं कर सकता था लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप कर सकते हैं। लियम ने बुक ली और सोचा कि इसमें किस तरह का स्पेल है। उसने इसके साथ ट्रेनिंग लेने का फैसला किया। वो इस मैजिकल बुक की पॉसिबिलिटीज पर आश्चर्यचकित था। उसने सोचा कि काश मैं दूसरे वर्ल्ड के स्पेल का यूज एक बार भी कर पाता, लेकिन जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास केवल यही है, बस बुक में लिखे स्टेप्स का केयरफुली पालन करें। जैसे ही लियम स्पेल का चांट करना शुरू करता है, उसे पता चलता है कि अदर वर्ल्ड स्पेल दूसरे डायमेंशन में एक अलग प्लेस बनाता है। प्लेस का साइज यूजर के स्किल और मैजिकल पावर पर डिपेंड करता है। केवल वे ही इसका यूज कर सकते हैं जो मैजिशियन द्वारा ऑथोराइज्ड है। आइटम बॉक्स के विपरीत इस प्लेस में लिविंग क्रीचर्स रह सकते हैं, यहां तक कि ह्यूमंस भी एंटर कर सकते हैं। लियम को सरप्राइज है कि क्या वो ऐसा कर सकता है। इसके भीतर एक सीक्रेट मैजिकल बेस का निर्माण करें। बहुत खुश होकर वो अपने मास्टर को इनक्रेडिबल गिफ्ट के लिए धन्यवाद देता है। एक महीने बाद हम जंगल में लियम और असुना को अपनी एबिलिटीज का यूज करते हुए एक पावरफुल मॉन्स्टर से फाइट करते हुए देखते हैं। लियम असुना को एक मैजिकल शील्ड बनाकर उसे एक डिस्ट्रक्टिव स्पेल से बचाता है। मॉन्स्टर पर मैजिक यूज करते हैं। उसे डिफीट करने के बाद वे एक मैजिकल स्टोन के साथ गिल्ड में लौटते हैं। एक गिल्ड मेंबर स्टोन की जांच करता है और कहता है कि ये डेफिनेटली एक जायंट फ्रॉग से निकला मैजिकल स्टोन है, लेकिन ये एक अर्निक काम है। मुझे लगा कि आपको ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हालांकि वो उन्हें उनकी हार्ड वर्क के लिए धन्यवाद देता है, लेकिन असुना को इनसफिशिएंट महसूस होता है। वो कहती है कि मुझे स्ट्रॉन्गर होने की जरूरत है या लियम मुझे पीछे छोड़ देगा। वो आदमी सुझाव देता है कि आप उसके फैमिलियर बन सकते हैं। ये एक मॉन्स्टर होने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर लोग फाइट के लिए मॉन्स्टर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। बेनिफिट्स, एक बार जब आप कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं तो आप अपने मास्टर के ऑर्डर्स की अवहेलना नहीं कर सकते हैं। हालांकि मास्टर की पावर के आधार पर अपने मास्टर की प्रोटेक्शन के लिए फैमिलियर पावर भी बढ़ जाती है। असुना ने लियम से पूछा कि क्या हम एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप कुछ भी स्ट्रेंज और सिमिलर नहीं करेंगे। अगर आपने ऐसा किया तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी। लियम सहमत है और वो आदमी उनके विटनेस के रूप में कॉन्ट्रैक्ट की सुविधा प्रदान करता है। बाद में असुना को एक्सेलरेटर नामक एक यूनिक स्किल प्राप्त होती है। लियम समझाता है कि ये एक फैमिलियर कॉन्ट्रैक्ट की पावर है। मैं इस पर आगे रिसर्च करना चाहता हूं, लेकिन हमें एक टेस्ट सब्जेक्ट की जरूरत है जो मदद करने के लिए तैयार या रिलक्टेंट हो। लेकिन सीन एक हाउस में बदलता है जहां असुना ने लियम को जूदी से मिलवाया, जो एक एक्सपीरियंस्ड हंटर है जो विभिन्न टास्क्स में मदद करती है।
जूदी मुस्कुराती है और कहती है, मैं समझती हूँ कि ऐसा लगता है कि आपको कोई स्पेशल पर्सन मिल गया है। असुना जवाब देती है, जूदी हाईली रिकमेंडेड है, वो फाइट में एक बड़ी हेल्प होगी। बाद में वे गिल्ड और जूदी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, जिसके पास एक यूनिक स्किल भी है। जब इसके बारे में पूछा जाता है तो जूदी उन्हें एक पल इंतजार करने के लिए कहती है। वो सैंडविच तैयार करती है और उन्हें खाने के बाद एक घायल आदमी के पास लाती है। आदमी कहता है कि मेरे वुंड्स पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। जूदी बताती है कि ऐसा लगता है कि मेरे कुकिंग में हीलिंग प्रॉपर्टीज है। हर कोई इस रेवलेशन से चकित है, क्योंकि कुछ दिनों बाद जेम्स की मैंशन में लियम को पता चलता है कि प्रिंसेस स्कारलेट जे स्टेट की पहली प्रिंसेस जेम्स की कमेंट पर 12 साल की उम्र में आ रही है। जब आप एक रैंक मिशन कंप्लीट कर रहे हैं हंटर गिल्ड, आप एक मैजिशियन हैं जो एक साथ 11 स्पेल्स का चांट कर सकते हैं। आप अपने फैमिलियर्स को डेवलप करने और उन्हें स्ट्रॉन्ग करने में भी स्किल्ड हैं। प्रिंसेस स्कारलेट खासतौर पर इस एबिलिटी में इंटरेस्ट रखती है। आपको उसके साथ चीजें क्लियर करने की जरूरत है। विलियम ये कहते हुए मना कर देता है कि असुना और जूदी मेरे फ्रेंड्स हैं, स्पेक्टिकल नहीं। वे मेरे ऑर्डर्स की अवहेलना नहीं कर सकते, लेकिन मैं उन्हें कुछ भी करने की परमिशन नहीं देना चाहता। जेम्स उसे डांटता है, हम यहाँ एक प्रिंसेस के बारे में बात कर रहे हैं। निराश जेम्स लियम को दूर भेज देता है। बाद में हम प्रिंसेस को एक मेड के रूप में डिस्गाइज देखते हैं। वो जेम्स से माफी मांगती है, ये कहते हुए कि ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन वो मुझसे ऐसे ही बात नहीं कर सकता, और इसलिए आज का एनीम एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड के लिए देखते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें और अपडेट रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाएं।